हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 16 और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने सभी वीडियोस ज़रूर देख रखे होंगे, जिसमें बात करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आराम से देखें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। न्यूटन का प्रथम जो नियम है, प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। तो जनरली हम जानते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यह बताता है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या फिर गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट आता है कि जड़त्व केवल गतिमान वस्तुओं का गुण है। ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूँ कि जड़त्व केवल गतिमान वस्तुओं का नहीं बल्कि स्थिर और गतिमान दोनों वस्तुओं के, दोनों प्रकार की वस्तुओं के लिए ये गुण होता है। यह वस्तु की वह प्रकृति होती है जो उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगा। केवल गतिमान नहीं कह सकते हैं, स्थिर और गतिमान दोनों होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, यानी जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होता है। तो ये फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, सत्य कथन चुनना है। तो फर्स्ट और थर्ड देखिए, ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। अगला प्रश्न है कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये उदाहरण है किसका? देखिए, बस चलती हुई बस अचानक रुक रही है, यानी पहला जो ये स्टार्टिंग है, मतलब एक तरह से कहते हैं किस, देखिए इसमें दो तरह से होता है। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ नॉर्मल दिख रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विराम जड़त्व या गति जड़त्व ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियल क्या है, बस जो है वो चल रही है, यानी वो चलती हुई, तो गति जड़त्व के कारण ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संवेग एक सदिश राशि है। यहाँ पे हमें देखिए असत्य कथन बताना है, तो चलिए देखते हैं क्या सही होगा। संवेग क्या है? एक तरह का सदिश राशि है। तो ये पहला पॉइंट तो हमें करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं सदिश राशि होता है। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम देखें तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, न कि व्युत्क्रमानुपाती। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि बल की दिशा वही होती है जो संवेग परिवर्तन की होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बल की दिशा हमेशा वही होती है जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है। असत्य केवल और केवल दो था, तो केवल दो को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि दूरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दूरी के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट किया सदैव धनात्मक और शून्य होता है। ये शून्य हो सकता है, जब हम नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो शून्य हो सकता है, लेकिन धनात्मक हमेशा होगा, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाती है? तो वही तो है जड़त्व, इनर्शिया, ऑप्शन डी। राइट। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया बलों के बारे में। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। यहाँ पे हम जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यदि एक ही वस्तु पर कार्य करते तो वे एक दूसरे को संतुलित कर यानी कैंसिल कर देते हैं और गति संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह से कहेंगे कि ये पॉइंट गलत होगा। ठीक है, ये बल परिमाण के समान और दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये बल परिमाण में बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। करेक्ट। जैसे कि अगर जितना बल हम इधर लगाते हैं, कील को अगर ठोकने के लिए हथौड़े से इस्तेमाल करते हैं, जितना बल इधर लगता है उतना ही बल इधर लगता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट लगाते हैं। ये इधर लगाते हैं, ये इधर लगाते हैं। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड सही है, सत्य ही बताना था। तो फर्स्ट और थर्ड देखते हैं, ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ए को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम का परिणाम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें बताना है असत्य कथन क्या है। असत्य कथन बताना, पहला पॉइंट कह रहा है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वितीय और तृतीय का
परिणाम होता है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत वास्तव में न्यूटन के द्वितीय बल यानी बल और संवेग के संबंध और तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का एक संयुक्त परिणाम है। जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो वे कह सकते हैं कि एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाती हैं, जिससे उनके संवेग में होने वाला कुल परिवर्तन शून्य हो जाता है। तो ये पॉइंट करेक्ट होगा। सेकंड आता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि संवेग संरक्षण के नियम की यह मुख्य शर्त यही होता है कि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा तो उसका कुल संवेग हमेशा सुरक्षित या फिर कांस्टेंट कह सकते हैं रहता है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। जी नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल नियम होता है जो सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर के विशाल पिंडों जैसे ग्रह, तारे और दैनिक जीवन की घटनाओं जैसे टक्कर, रॉकेट का परीक्षण या प्रक्षेपण, इन सभी पर काम करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहना कि गलत होगा कि केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड था, असत्य केवल 3 है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से होगा आपका ये कि बल का प्रभाव कम किया जा सके। ठीक है, बल का प्रभाव कम किया जा सके, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आता है कि घर्षण बल हमेशा गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट सही कह रहा है। तीसरा है कि स्थैतिक घर्षण का मान हमेशा नियत रहता है। यहाँ पर बात करूँ, स्टैटिक जो फ्रिक्शन है एक स्व समायोज्य बल होता है, यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसका मान नियत नहीं रहता, बल्कि यह लगाए गए बल के अनुसार तब तक बदलता रहता है जब तक कि वस्तु गति करना शुरू ना कर दें, इस तरह से। ठीक है, इसके लिए मतलब कहते हैं कि अधिकतम मान को सीमांत घर्षण भी कहते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा है लुटनिक घर्षण। ध्यान रखिएगा, लुटनिक घर्षण स्पर्शी घर्षण से कम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो रोलिंग फ्रिक्शन का मान हमेशा स्पर्शी जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा उससे बहुत कम होता है, और यही कारण है कि भारी सामानों को खींचने के बजाय पहिए रोलर की मदद से खिसकाना आसान होता है। तो कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सही है, हमें सत्य कथन बताना। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए कि एक लिफ्ट के ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का आभासी भार बढ़ जाता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं पहला पॉइंट बिल्कुल जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आभासी भार शून्य हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट, नीचे की ओर एक समान वेग से गति करने पर भार में कमी महसूस होती है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो बात कह रहा है कि एक समान वेग, पहला पॉइंट मतलब ध्यान समझिए कि नीचे की ओर एक समान वेग से गति करने पर भार में कमी महसूस होती है। जब लिफ्ट एक समान वेग से गति करती है, चाहे ऊपर या फिर नीचे, तो उसका त्वरण जो है यानी कि एक्सेलरेशन ए शून्य होता है। ऐसी स्थिति में आभासी भार वास्तविक भार के बराबर ही रहता है, इसलिए भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। भार में कमी केवल तब महसूस होती है जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो। तो यहाँ पर कहना ये पॉइंट जो कि गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें असत्य कथन को देखना है, तो केवल और केवल 3 असत्य है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि जड़त्व मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर, राइट। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स वस्तु के वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है। पहला पॉइंट क्या है जो कि करेक्ट है, अभिकेंद्र बल के कारण, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर चलती है। नेक्स्ट है कि यह बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है, ये भी करेक्ट है, केंद्र की ओर हमेशा ये बल लगता है। तीसरा है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण शून्य होती है। ध्यान देना है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का चाल तो नियत रहती है, लेकिन उसकी दिशा हर बिंदु पर बदलती रहती है, और दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग बदलता है, जिसके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं कि त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत होगा, त्वरण शून्य नहीं हो सकता। पहला और दूसरा सही है, सत्य कथन 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन ए में, 1 और 2। अगला सवाल, पहला पॉइंट कह रहा है कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जो कि हम कह सकते हैं करेक्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट करेक्ट है। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन भी करता है, ये भी कह सकते हैं सही है। तीसरा, रॉकेट की गति केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है,
यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो कहेंगे गलत होगा, क्योंकि रॉकेट की गति केवल गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करती है। इस पर थ्रस्ट, वायुमंडलीय कर्षण और ईंधन के जलने की दर जैसे कई कारक प्रभावी होते हैं। वास्तव में रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को पार करने के लिए ही तीव्र थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। फर्स्ट और दो सही है, तो यहाँ पे एक और दो को टिक करेंगे, राइट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जितने भी लोग वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मतलब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो आप टाइम से देख सकें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि बल F, द्रव्यमान M और त्वरण A न्यूटन का द्वितीय नियम है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बल का जो व्यंजक होता है F बराबर ma, वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलता है। यह समीकरण केवल तभी मान्य होता है जब द्रव्यमान नियत रहे। तो ये पॉइंट भी राइट है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसमें भी कोनो दिक्कत नहीं है। तो तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसी बल के लिए त्वरण बताइए कि क्या होगा। अगर उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो डेफिनेटली उसका जो त्वरण होगा वो हम कह सकते हैं वो आधा हो जाएगा। F बराबर ma होता है। अगर एक को बढ़ाएंगे तो एक तो घटेगा ही, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला पॉइंट है कि किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल शून्य है तो स्थिर ही रहेगी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं जी नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट गलत है कि किसी वस्तु पर लगने वाला अगर बल नेट बल शून्य है तो वह स्थिर ही रहेगी। ये चीज़ कहना गलत होगा। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल शून्य है तो इसका अर्थ मतलब यह नहीं है कि वह केवल स्थिर ही रहेगी। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि वस्तु पहले से ही गति में है और उस पर नेट बल शून्य अगर है तो बताए कि वह उसी दिशा में एक समान वेग से चलती रहेगी। ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो रुकेगी, जब बल ही नहीं लगा रहे तो रुकेगी कहाँ से। यह तभी स्थिर होगा जब वह पहले से ही विराम अवस्था में हो। तो एग्जैक्ट कहना यह चीज़ हमारा गलत होगा, राइट। शून्य नेट बल का अर्थ हो कि वस्तु एक समान वेग से गति कर सकती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं करेक्ट है, राइट। तीसरा पॉइंट है कि विराम में जड़त्व के कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिर अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो फर्स्ट गलत था, सेकंड और थर्ड सही है। हमें असत्य बताना है तो पहला ही असत्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि घर्षण बल की दिशा बताइए कि क्या होती है। घर्षण बल हमेशा क्या होगा कि गति के विपरीत दिशा में लगता है, राइट। नेक्स्ट पहला पॉइंट है कि घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है कि बॉल बेरिंग स्पर्शी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट भी करेक्ट है कि बॉल बेरिंग जो है वो स्पर्शी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है, राइट। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, जी नहीं, ये कई तरह से फायदेमंद भी होता है। घर्षण हमेशा हानिकारक होता है ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक नाम इसे दिया जाता है अननेसेसरी एविल। कहने का मतलब कि एक आवश्यक बुराई के रूप में इसे जानते हैं। इसके बिना हम ना तो चल सकते हैं, ना पेन से कागज़ पर लिख सकते हैं और ना ही वाहन ब्रेक लगा करके रोक सकते हैं। यह हानिकारक तब होता है जब यह मशीनों में ऊष्मा पैदा करता है और पुर्जे को घिस देता है। यानी कुल मिलाकर का बात यह है कि यह हमेशा हानिकारक नहीं होता है। तो ये चीज़ गलत होगा। तो हमें क्या बताना, सत्य। फर्स्ट और सेकेंड सही है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, पहला पॉइंट कह रहे हैं कि चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें, यह एक सामान्य अनुभव होता है जब हम बस अचानक मतलब बस में बैठे हैं और अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यह गति जड़त्व के कारण होता है, मतलब बस तो पहले से गति में है तो ये डेफिनेटली सही है कि गति जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण हो सकता है, जी नहीं, यह न्यूटन का द्वितीय नियम नहीं। यह मतलब जड़त्व की बात न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग आता है। तो पहला नियम होगा, द्वितीय नियम कहाँ से हो सकता है। तो ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है। तो गलत क्या था, असत्य हमें तीन, केवल तीन,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को हम उस बल का क्या कहते हैं, उसे आवेग कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है, राइट। इम्पल्स जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड भी होता है। देखिए 23 नंबर में पहला पॉइंट है, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, लगता ही है। सेकंड पॉइंट है कि यह संवेग संरक्षण का कारण ऐसा होता है, राइट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि गोली का संवेग बंदूक के संवेग के बराबर और विपरीत होता है, यानी ये भी करेक्ट है। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, पहला पॉइंट कह रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है ताकि समय बढ़ा सके, राइट, ये करेक्ट है। और सेकंड है कि समय बढ़ने से संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि इससे हाथ पर लगने वाला बल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे देखिए हाथ पर लगने वाला बल बढ़ता नहीं है जबकि घट जाता है, क्योंकि समय हम बढ़ा देते तो बल जो कि घट जाता है। तो इस तरह से असत्य होगा केवल 3, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसे बल आघूर्ण कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए 26 में पहला पॉइंट है कि न्यूटन के गति के नियम केवल तभी सही होते हैं जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो, राइट, एकदम करेक्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि वस्तु का वेग जो होना चाहिए वो प्रकाश के वेग से बहुत कम होना चाहिए, तब जाकर के न्यूटन के गति को फॉलो करता है, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड पॉइंट है कि बहुत उच्च वेग पर द्रव्यमान नियत नहीं रहता, ये भी सही है। आइंस्टाइन की सापेक्षता का जो सिद्धांत है उच्च वेग पर न्यूटन के नियमों का स्थान लेता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों पॉइंट कह सकते हैं एकदम करेक्ट है, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपने अब तक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अब क्या कहूँ। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर क्या होता है, वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, ठीक है, समस्त भार कार्य करता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, पहला पॉइंट कि किसी वस्तु का संवेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्या ये राइट है? तो ध्यान दीजिएगा, हमें बताना असत्य कथन, तो एकदम सही है ये कि अगर किसी वस्तु का संवेग अगर हम दुगना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच का संबंध जो है वो k बराबर p²/2m होता है, ये बिल्कुल सही है, इसे याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा देखिए तीसरा पॉइंट आता है कि भारी वस्तु का संवेग हमेशा हल्की वस्तु से अधिक होता है, तो यहाँ पर ये कहेंगे तीसरा जो पॉइंट है कि संवेग केवल द्रव्यमान पर नहीं बल्कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करता है। एक हल्की वस्तु जैसे गोली का संवेग एक भारी लेकिन स्थिर वस्तु जैसे कि खड़ी बस से कई अधिक हो सकता है। भारी वस्तु का संवेग अधिक तभी होगा जब उसका वेग भी तुलनात्मक हो, तो ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो गलत क्या है, केवल और केवल 3, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट कह रहा है कि पहला पॉइंट में कि एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है लेकिन वेग बदलता रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वेग परिवर्तन के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये भी करेक्ट है। वृत्तीय पथ पर कार्य हमेशा शून्य होता है, ये भी करेक्ट है, तीनों के तीनों पॉइंट राइट, ऑप्शन ए। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कह रहा है कि पहला पॉइंट में कि मुक्त वस्तु आरेख फ्री बॉडी जो डायग्राम है में केवल बाहरी बलों को दर्शाया जाता है, क्या ये सही होगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि जो यानी फ्री बॉडी डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बाहरी बलों को स्पष्ट रूप से दिखाना, उसमें वस्तु को उसके परिवेश से अलग मानकर केवल उस पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाते हैं, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें आंतरिक बलों की उपेक्षा की जाती है, यानी जो यहाँ पर फ्री बॉडी डिज़ाइन है डायग्राम है उसमें क्या होता है कि आंतरिक बलों की उपेक्षा की जाती है क्योंकि वे परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और वस्तु की कुल गति में योगदान नहीं देते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर सही होगा। तीसरा कि यह न्यूटन के द्वितीय नियम को लागू करने के लिए आवश्यक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम F=ma को सटीक रूप से लागू करने के लिए जो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम है ये अनिवार्य होता है। यह बल के सभी घटकों को समझाने और समीकरण बनाने में मदद करता है।
तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है और जितने भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया वो सभी कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जाकर के एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट बिल्कुल सही था, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चलते चलते क्यूज का प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि का उदाहरण बताइए कि कौन सा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बताना है कमेंट करके क्या होगा सही आंसर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।